तो चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं आज दर्पण के बारे में फुल डिटेल्स, यानी कि दर्पण का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ दर्पण जिसे हम सब बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम समझते हैं दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण की परिभाषा समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि चिकनी या चमकीली सतह से जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, जिससे प्रकाश का क्या हो दोस्तों, परावर्तन, और एक भाग रजतित किया हो। रजतित के मतलब होता है दोस्तों रंगा हुआ, यानी जिसका एक भाग रंगा हुआ हो। इसको कलई भी कहीं कहीं किताब में लिखा होता है कि जिसका एक भाग कलई किया हो, जिसका भाग रंगा हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं चिकनी एवं चमकीली सतह, यानी कि जो सतह दिखाई दे रहा है आप सबको दोस्तों, ये सतह जो दिखाई दे रहा है ना, ये सतह, तो यह सतह ही आपका चिकनी या चमकीली सतह है। इस सतह ही आपका क्या हो गया, चिकनी या चमकीली सतह। अब इसमें आप प्रकाश देख रहे हैं दोस्तों कि आ रही है, इसके बाद ऊपर लौट जा रही है। लौट जाने के मतलब क्या बताए हैं दोस्तों हम आप सबको, परावर्तन, यानी कि लौटने का मतलब क्या, परावर्तन। तो जो परावर्तन हो रहा है दोस्तों कैसी सतह से हो रहा है, तो चिकनी या चमकीली सतह से, यानी जो सतह यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो चिकनी एवं चमकीली सतह से, यानी सतह जो हो गया, ये सतह आपका चिकनी एवं चमकीली सतह हो गया। तो चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी प्रकाश ऊपर से आ रही है और यहाँ पे रिटर्न अपनी ही डायरेक्शन में चल जा रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रकाश का क्या हो रहा है दोस्तों, परावर्तन हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि चिकनी एवं चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, है ना, या एक भाग, यानी कि परावर्तन तभी होगा दोस्तों जब नीचे रजदित किया हुआ होगा, कलई किया हुआ होगा। अगर दर्पण कलई किया हुआ ना हो तो प्रकाश पार हो सकती है, पार होगा तो फिर वो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। एक भाग इसका कलई किया हुआ होता है, कलई होने के वजह से ही प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी परावर्तन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो और उसका एक भाग, है ना दोस्तों, एक भाग मतलब नीचे वाला भाग, है ना, केवल एक भाग रंगा हुआ हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण हम यहाँ पे आप सबको डायरेक्ट तीर के निशान से समझाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दर्पण तीन प्रकार के, दर्पण कितने प्रकार के दोस्तों, तीन प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। वो कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो मुख्य रूप से दोस्त अभी तक सब लोग यही चीजें बताते चलते हैं, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, लेकिन मुख्य रूप से तीन होता है, लेकिन पढ़ा जाता है दो, ठीक है। ज्यादातर इस दो को ही चर्चा होता है। परवलयिक दर्पण की चर्चा ना बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम बहुत कम पढ़े होंगे आप लोग परवलयिक दर्पण, ठीक है। लेकिन दर्पण पूछे तो आप तीन बताइएगा, जिसमें समतल दर्पण हो जाता है, गोलीय दर्पण हो जाता है, परवलयिक दर्पण। लेकिन ज्यादातर अक्सर आप वीडियो में देखे होंगे आपको समतल दर्पण ही या गोलीय दर्पण बताया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दोस्त कि जो समतल दर्पण होती है, इसका ये देखिए, जो समतल दर्पण है यही समतल दर्पण है दोस्त। इसका जो ये भाग है इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह क्यों, चलिए यहाँ पे समझिए। परावर्तक सतह इसलिए क्योंकि इससे प्रकाश जब आई, ठीक है, क्योंकि एक भाग कलई किया हुआ है ना, तो ऊपर से आई प्रकाश और अपनी ही दिशा में क्या होगी, लौट गई। लौट गई मतलब परावर्तन होगी। परावर्तन होने की वजह से ही इसको बोला गया परावर्तक सतह, यानी कि इस सतह को ही, जो नीचे वाला सतह आप देख रहे हैं वाला, ठीक है ना, इस सतह को ही बोल दिया गया क्या, परावर्तक सतह। तो अब आपसे ये भी हो सकता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, सवाल आएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा कि ये क्या है दोस्तों, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे चिकनी या चमकीली सतह। तो आप बोल सकते हैं कि चिकनी या चमकीली सतह, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं वैसा दर्पण जो चिकनी या चमकीली सतह से परावर्तन होती है। चिकनी या चमकीली सतह से क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होती है। वैसा दर्पण जो प्रकाश का, है ना, क्या करता है दोस्तों, वैसा दर्पण जो प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करती है। तो परावर्तन तो सब कोई करता है। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा कि आगे जो भी दर्पण हम लोग पढ़ेंगे सब परावर्तन करेगा। तो इसमें परावर्तक सतह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ऊपर से प्रकाश आ रहा है और अपनी ही दिशा में लौट जा रहा है। तो वैसा दर्पण जो चिकनी चमकीली होने के बाद प्रकाश का, है ना, क्या करता है, परावर्तन करता है, उसको समतल दर्पण कहेंगे। यानी समतल दर्पण की परिभाषा हो सकता है, आप अगर शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं इसको, तो आप बोल सकते हैं परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को,
है ना, यानी परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह कहा गया है। इस सतह से जो है प्रकाश क्या होंगे, परावर्तन होंगे। किसी परावर्तन होने की वजह से ही नहीं इसको परावर्तक सतह कहा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि परावर्तक सतह से, अगर टर्म शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं आप लोग तो बहुत ईजी है। परावर्तक सतह से, किस सतह से, परावर्तक सतह से परावर्तन किरण को, किस किरण को, परावर्तन, सही से चल नहीं रहा, परावर्तन किरण को। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा से नहीं चल रहा इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, परावर्तक सतह से परावर्तन किरण को, परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, अगर शॉर्ट में समझे तो। और लॉन्ग में बोलना है तो वही चिकनी, इसको चिकनी या चमकीली सतह बोल सकते हैं, जिसे परावर्तक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट आते हैं गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दोस्त यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है यह एक गोल भाग है, ठीक है ना। प्लस में यह अंदर से देखिएगा तो ये जो अंदर वाला पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, यह खोखला है। कैसा है, खोखला है, ठीक है ना। यह कैसा है, अंदर से खोखला है। तो बोल सकते हैं शुरू में आप ना परिभाषा देने के लिए सबसे बेस्ट चीज याद रखिएगा, वैसा दर्पण, ठीक है ना। जब दर्पण की परिभाषा देना हो तो सब में आप वैसा दर्पण शुरू में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए वैसे इसमें बोल सकते थे कि वैसा दर्पण जिसका एक भाग परावर्तक सतह हो, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जाती है, समतल दर्पण कहलाएगी। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण शुरू में बोल दीजिए, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसे वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग है। खोखले गोले क्यों कहा गया, ध्यान समझिएगा। खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है। ये देखिए अंदर से पूरा खोखला है दोस्त, अब पूरा खोखला होने की वजह से इसको क्या कहा गया, खोखले, प्लस में गोल है इसीलिए इसको कहा गया है गोले, यानी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का क्या होता है, भाग। यानी गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण क्या है भाई, परिवलयीय दर्पण जिसका एक भाग परवलयीय हो, जिसका एक भाग वलय हो, जिसका एक भाग क्या हो, वलय। वलय यानी कि जिसका एक भाग उभरा हुआ, उभरा का हुआ का मतलब क्या होता है, उठा हुआ। यहाँ पे देखिए आपका ये चीजें दर्शाया है, वलय यानी एक भाग थोड़ा सा ऐसे ना डायरेक्शन में हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, यानी ये पूरा गोल हो गया, ये आधा गोल हुआ है ना। तो इस आधा गोल का मतलब ही इसको क्या बोल दिया गया, वलय, जिसका एक भाग। तो दर्पण में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी दर्पण हो, दर्पण का एक सतह कलय किया हुआ ही रहेगा, क्योंकि जब एक सतह कलय किया हुआ नहीं रहेगा तो वह दर्पण होगा ही नहीं, वो दर्पण कहलाएगा ही नहीं। सिंपल चीज याद रखिएगा। अब सभी में देखिए, इसमें भी कलय किया हुआ है, कलय यानी रंगा हुआ है, इसमें भी एक भाग रंगा हुआ है, इसमें भी एक भाग रंगा हुआ है। तो सभी भाग को बोल नहीं सकते हम, लेकिन आप समझिएगा कि जन में ये ऐसे किया हुआ है ना, यानी कलय किया हुआ है, रंगा हुआ है ना। तो सभी दर्पण में रंगा हुआ होता है, बिना रंगे अगर दर्पण बनाएगा तो बनेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन मतलब पार कर जाएगी, पारदर्शी कहलाएगी। फिर अपारदर्शी मतलब होता है एक भाग मतलब पार नहीं करे, है ना, एक भाग रंगा हुआ रहेगा तो आएगा प्रकाश और रिटर्न हो जाएगा अपनी दिशा में। तो वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब वैसा दर्पण, इसमें भी बोल दीजिए आप, यहाँ से लगा दीजिए, वैसा दर्पण जिसका एक भाग वलय हो, जिसका एक भाग क्या हो, वलय, उसे क्या कहेंगे, परवलयीय दर्पण। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण हम ऐसे भी एक वीडियो में बताए हुए हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, ये दो प्रकार के। अब देखिए उत्तल दर्पण का जो ये देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, जो पी देख रहे हैं, पी का मतलब होता है पोल, पोल यानी ध्रुव। आर से आपका क्या होता है, त्रिज्या। सी से आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसमें हम नाम नहीं दिए हुए, लेकिन आगे उत्तल और अवतल को समझाया गया है, क्योंकि इसका ही भाग है उत्तल और अवतल, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा मतलब लिखे नहीं है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से। ज़्यादा लिख दूंगा तो मतलब छोटा फिगर होने की वजह से अच्छा से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग समझते चलते हैं। तो उत्तल में देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन देख रहे हो, या यहाँ इसमें भी देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ना इसमें या इसमें दोनों में ही, इसको भी हम लोग ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, ये जो ध्रुव लिखे ना, ये जो पी का मतलब होता है, पी के मतलब ध्रुव होता है, यानी पोल हो कहते हैं इसको। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना,
मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसमें भी इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे, इसमें भी मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कहेंगे। सी का मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लिख दें वक्रता केंद्र। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो इसमें है उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। तो आप इसमें देख के फिगर को ना, मतलब इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं, फिगर देखेगा तो आपको आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऊ से उत्तल है ना, ध्यान समझिएगा। ऊ, यहाँ पे ऊ का बहुत बड़ा रोल है, अगर हम अपनी भाषा में लैंग्वेज में याद करना चाहते हैं तो ऊ से उत्तल और ऊ से उठा हुआ। ऊ से उठा हुआ, उठा हुआ का मतलब यहाँ ना कहेंगे किताब में लिखा था उभरा हुआ। उभरा हुआ का मतलब होता है उठा हुआ। तो ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, यानी कि जिसका एक भाग है ना, एक भाग इधर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपका, एक भाग उठा हुआ हो है ना, उसका एक भाग कलय किया हुआ। अंदर वाला आप देख सकते हैं जो ऐसे ऐसे करके आप देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना, यानी एक क्या किया हुआ है, कलय किया हुआ, मतलब रंगा हुआ है। जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, दूसरा भाग उठा हुआ हो, या इसको पलट के भी आपको मर्जी से आप इधर उधर करके बोल सकते हैं। आप पहले ये भी बोल सकते हैं कि जिसका एक भाग उठा हुआ हो तथा दूसरा भाग कलय किया हुआ हो, या फिर पहले आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसका एक भाग कलय किया हुआ हो उसका दूसरा भाग उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप इधर से उधर बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा, ठीक है। बच्चों को ना इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि सर ऐसे लिखवाएं तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो ही सही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग अवतल को समझते हैं, ठीक है। तो अवतल किसे कहेंगे, तो अवतल को समझेगा तो इसमें भी वही है कि अवतल में आप देख सकते हैं कि इसका बाहर का भाग कलय किया हुआ हो और अंदर का भाग क्या है, धंसा हुआ। तो बस वही चीज़ इसमें भी बोल देना है कि जिसका बाहर का भाग कलय किया हो और अंदर का भाग धंसा हुआ हो, यानी एक भाग धंसा हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं वैसा दर्पण, इसे हम बोले ना सिर में वैसा आप लगा सकते हैं कि सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा दर्पण जिसका एक भाग धंसा हुआ हो तथा एक भाग कलय किया हो, है ना, यानी एक भाग धंसा हुआ हो, यानी जो अंदर में देख रहे हो गहिरा जो दिखाई दे रहा है, जो अंदर में ऐसे हम लोग चीज देखिए ऐसे बना रहे हैं तो अंदर का में क्या है, धंसा हुआ है। तो अंदर का भाग धंसा हुआ हो, या फिर वैसा दर्पण जिसका एक भाग धंसा हुआ हो, दूसरा भाग कलय किया हो, यानी दूसरा भाग यानी इधर वाला, ठीक है ना, इस साइड वाला आप देखिए कलय किया हुआ है। तो एक भाग धंसा हुआ हो, दूसरा भाग कलय किया हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इसके बाद इसमें जो पी देख रहे हो ना, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। तो ये देखिएगा ये दर्पण है अलग अलग प्रकार के, जब इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए हैं तो अलग अलग हो गया है उत्तल और अवतल। तो ये जो बीच में पोल होता है ना, तो ध्रुव किसे कहेंगे, सवाल आते हैं कि ध्रुव किसे कहेंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से और ये पॉइंट में और ये तीनों में अगर हम पूछें कि बिंदु कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर बीच में है। तो आप पूछेंगे किसके बीच में, तो आप ये पूरा को क्या नाम दिए हैं, दर्पण दिया है, इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। लेकिन अगर हम कहें तो इसको दर्पण, यानी कि इसमें अगर मैं पूछूं, ठीक है, अगर इसमें अगर अलग अलग नहीं बांटा हुआ है तो इसमें अगर मैं पूछूं कि ये जो है कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बीच में है। यानी इसको दो भाग में बांटे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग में बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे दर्पण के मध्य बिंदु, यानी कि क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। मध्य किसको बोला जाता है, जो बीच में हो। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु, यानी कि देखिए इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, सेम सेम, या तो इसमें हम समझाएं या इसमें समझाएं, आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो पी का मतलब क्या होता है, ध्रुव। तो दर्पण के बीच में, इसीलिए मध्य बिंदु बोला जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गई। तो दोस्त आगे हम नेक्स्ट चीजें और भी इसमें समझाएंगे, जैसे प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आर से होती है, सी से आपका वक्रता केंद्र हो जाता है, पी से आपका ध्रुव हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि ध्रुव किसे कहेंगे। और इसमें जो दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ पे सी से लेके पी तक, सी से यहाँ पी है, ठीक है, सी से पी तक, इसमें भी सी से पी तक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो हम लोग इसकी भी परिभाषा जानते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की। तो यहाँ पे हम लोग समझते चलते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। तो दोस्त हम लोग यहाँ देखिएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, एक गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं समझाने के लिए
कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या लिखा हुआ है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ और एक गोले का भाग होता है। तो देखिए ये तो हम सबको पता है कि यह गोल है तो गोलीय दर्पण है, यह गोल है तो क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के जो बिंदु है ना, यह बिंदु से ही यह पूरा गोल बना। अगर हम इसकी चर्चा करें तो अब यहाँ पे प्रकाल से आप किए होंगे, प्रकाल को एक मिड पॉइंट पर रख देते हैं, उसको उस गोल हम लोग रेखा खींच देते हैं तो वह गोल बन जाता है। तो इससे बिंदु के कारण ही यह पूरा गोल बना है। ये पूरा गोल जो बना है, ये पूरा गोल ही आपका परावर्तक सब पृष्ठ हो गया। यानी कि देखिए परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसमें ये एक तरफ तो अवतल हो जाता है, एक तरफ उत्तल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें परावर्तक पृष्ठ है ना, यानी कि इस देखिए ये अवतल है, उत्तल है। अगर यहाँ पे हम देखें तब आपको अलग अलग बताया गया है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो हम दर्शा रहे हैं आपको वक्रता केंद्र, यानी इसको बताने का मतलब बिंदु के मतलब बताना, बिंदु से ही ये केंद्र को, इस केंद्र से ही एक वृत्त खींचा गया, यानी कि गोलीय दर्पण खींची गई। और इस दर्पण, इस केंद्र के कारण ही है ना, ये जो दर्पण में आप देख रहे हैं कलई किया हुआ है, तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ये परावर्तक पृष्ठ लिखा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, समझिएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, यानी पूरा गोल बना है। तो ये पूरा गोल का, यानी ये जो है केंद्र से एक भाग है, ये पूरे यानी गोलीय दर्पण का यह बिंदु क्या एक भाग है। और इस भाग से ही ना परावर्तक पृष्ठ खींची गई है। तो इस यानी पूरे को हम लोग कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी इस पूरे को हम लोग क्या कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो यह परावर्तक पृष्ठ के है ना, यह गोल है, इस परावर्तक पृष्ठ के ये पूरा क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ के ये जो है से यह एक भाग है, यह क्या है, भाग है। तो बोल सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी इसको हम क्या बोले, परावर्तक पृष्ठ है ना। तो परावर्तक पृष्ठ का एक क्या होता है, एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं ध्रुव में। तो ध्रुव हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह दर्पण है, उसका दो भाग है, एक इधर है, एक इधर है, यानी एक उत्तल हो जाएगा, एक अवतल हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि चलिए अगर नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप उत्तल मान लीजिएगा, ठीक है। अब उत्तल आप लोग के समझाया हुआ है इसमें, ठीक है ना, अवतल के बारे में भी बताया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं आगे का वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो P है, P यानी कि ध्रुव, तो एहने से देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, इसी के बीच में एक पॉइंट है, बिंदु है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब इसमें प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ से P है, इधर भी P है, इधर भी P है। तो P से C तक एक रेखा खींची गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, P से C तक, यानी P से, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी हिंदी में बोले तो ध्रुव से वक्रता केंद्र, P से C। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब इसमें आ जाइए, आप जो बच गया वो क्या बच गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष वही हो जाएगा। यहाँ देखिए P है, इधर देखिए P है, इसमें देखिए अच्छा से P दिखाई दे रहा है आप सबको, P है, इधर C है। तो ये जो P और C, यानी यहाँ से जो ये पूरा लाइन दिख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यह क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसी को कहेंगे। जो लाइन दिख रहा है इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो P से C तक की दूरी, यानी P से C तक की दूरी ही क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इसमें था P से C तक के मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, या P से C तक की दूरी भी कह सकते हैं। इसमें भी वही है, P से C तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। और ध्रुव किससे कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु, यानी पूरा दर्पण है, इसके बीच में जो पॉइंट है P है, ठीक है ना, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। तो दोस्तों आप सबको समझ में आएगा, प्रधान अक्ष का ही दूसरा नाम है मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, तो दोनों एक ही है। तो इसका दो नाम केवल है। तो दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाऊं और अच्छे से समझा सकूं।